India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. राष्ट्रपति संदर्भ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि राज्य सरकार अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच विवादों का निपटारा अनुच्छेद 131 के तहत किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती क्योंकि वह राज्य के कार्यकारी शक्ति के साथ कार्य करते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह पर कार्य करते हैं, न कि केंद्र कैबिनेट की। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अगर राज्यपाल धन विधेयकों पर भी सहमति रोक सकते हैं तो इससे वे राज्य के सुपर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ के समक्ष यह दलील पेश की। सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं और उन्हें धन विधेयकों पर भी सहमति देनी होती है। उन्होंने पूछा कि क्या संविधान में यह कहीं कहा गया है कि विधेयक पर अंतिम निर्णय राज्यपाल का होगा, न कि निर्वाचित सरकार का। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा कि अगर विधेयक कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा। सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्यपाल अवैधता का न्यायाधीश नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय देने का निर्देश दिया है कि किसी चूककर्ता की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पर किसकी प्राथमिकता होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि बकाया का दावा करता है, या सुरक्षित वित्तीय लेनदार जो SRFESI अधिनियम 2002 के तहत वसूली लागू करते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ मेसर्स एक्रोपेटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। पीएफ अधिनियम की धारा 11 भाग 2 का हवाला देते हुए ईपीएफओ ने कंपनी की संपत्ति पर वैधानिक प्रथम प्रभार का दावा किया। इस बीच एक्सिस बैंक और एडलवाइस आरसी ने SARFAESI ढांचे के तहत कंपनी की सुरक्षित संपत्तियों की नीलामी की, जिससे लगभग 12 करोड़ और 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ईपीएफओ ने जोर देकर कहा कि उसके वैधानिक बकाया का भुगतान इस राशि से किया जाए, जबकि एक्सिस बैंक ने SARFAESI की धारा 35 का हवाला दिया। एडलवाइस ने आंशिक भुगतान की पेशकश की, लेकिन तर्क दिया कि अधिक वसूली के बाद एक्सिस बैंक को देयता का बड़ा हिस्सा वहन करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के पक्ष में फैसला सुनाया और एडलवाइस को 75 लाख जमा करने का निर्देश दिया, जिसके कारण एडलवाइस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जस्टिस नाथ द्वारा लिखित निर्णय में
यह देखते हुए कि कार्यवाही में एक आवश्यक पक्ष होने के नाते एक्सिस बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया था, इस मुद्दे पर निर्णय देने से परहेज किया। न्यायालय ने विवादित निर्णय को रद्द कर दिया और हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एक्सिस बैंक को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाकर कार्यवाही में सभी पक्षों को दलीलों के आदान प्रदान का अवसर दे और नए सिरे से निर्णय ले। कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट नीलामी से पहले एक्सिस बैंक द्वारा नीलाम की जाने वाली संपत्तियों पर लगाए गए प्रभार से संबंधित प्रासंगिक तथ्य पर विचार करेगा। इस संबंध में सामग्री हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। चूंकि हम प्रथम प्रभार और प्राथमिकता से संबंधित उस मुद्दे के गुणदोष पर विचार नहीं कर रहे, इसलिए हम इस पर विस्तार से विचार नहीं कर रहे हैं। रिट याचिका के सभी पक्ष, जैसा कि रिमांड के बाद वर्तमान स्थिति में होगा, हाईकोर्ट के समक्ष सभी तर्क प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें एक कॉरपोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को खोल दिया गया था। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्रवाई शुरू करने की याचिका खारिज करने के पहले के फैसले को वापस लिया गया था। बख्शी और खोसला समूहों ने मॉन्ट्रो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कसौली में एक रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2005 में समझौता किया। 2006 के समझौते ने विक्रम बख्शी को 51% हिस्सेदारी दी और विनोद सुरहा और वाडिया प्रकाश को बोर्ड में रखा। विवाद तब उठा जब सोनिया खोसला ने दावा किया कि उनकी हिस्सेदारी 49% से घटकर 36% हो गई है। 2007 में कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाया, याचिका दायर की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बख्शी समूह द्वारा AGM मिनट्स फर्जी थे और धारा 340 CRPC के तहत झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाने की मांग की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कंपनी की याचिका और झूठी गवाही के आवेदन दोनों पर CLB फैसला कर सकती है किया जाए और उच्च न्यायालय को आगे की कार्रवाई से रोका जाए। 2019 में RP खोसला ने हाईकोर्ट में एक और आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया कि बख्शी ग्रुप ने संबंधित अवमानना कार्रवाई में झूठा हलफनामा दायर किया था। हाईकोर्ट ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अगस्त 2020 में इसे खारिज कर दिया था। खोसला समूह ने याचिका फरवरी 2020 में वापस ले ली गई थी। यह तर्क दी गई थी कि कंपनी ने याचिका वापस ली और इसी पर उसने मांग की थी, लेकिन इस तथ्य को पहले अदालत के सामने नहीं रखा गया था। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और 5 मई 2021 को अपने फैसले को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CRPC की धारा 340 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है और विशेष रूप से CRPC द्वारा शासित है। यह पाया गया कि ऐसे मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समीक्षा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 5 मई 2021 के आदेश को रद्द कर दिया और झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका को खारिज करने के अपने 13 अगस्त 2020 के फैसले को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में देरी होती है, लेकिन इसमें कोई जानबूझकर या उद्दंड इरादा नहीं है, तो यह अदालत की अवमानना नहीं होगी। एक पूर्व बैंक प्रबंधक ने अवमानना याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया था कि बैंक ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें बैंक को पूर्व प्रबंधक को एक निश्चित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। बैंक ने तर्क दिया कि देरी प्रशासनिक समस्याओं के कारण हुई थी, जो बैंक के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद उत्पन्न हुई थी। कोर्ट ने माना
कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी और इसलिए अवमानना का आरोप नहीं सही है। कोर्ट ने कहा कि अवमानना क्षेत्राधिकार नए दावों या मूल राहत के लिए एक मंच नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अवमानना कार्यवाही का उपयोग उचित निपटान तंत्र को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए इस स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि बैंक ने देरी के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवमानना कार्यवाही में नए दावों या मूल राहत की अनुमति नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना के नेता संजय निरुपम को मुंबई के एक डेवलपर के खिलाफ अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी करने से रोक दिया है। कोर्ट ने यह माना है कि निरुपम के आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे हैं। एक मुंबई डेवलपर ने निरुपम के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निरुपम ने अपने एक पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपर के बारे में अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियां की थी। निरुपम ने आरोप लगाया कि डेवलपर का एक प्रोजेक्ट मुस्लिम नामों में अवैध रूप से झुग्गियों को पंजीकृत करने के लिए एक गुप्त अभियान का हिस्सा है। कोर्ट ने यह माना कि निरुपम के आरोप प्रथम दृष्टया झूठे हैं और इसलिए उन्हें डेवलपर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि निरुपम को डेवलपर के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या निंदनीय बयान देने से रोका जाता है। कोर्ट ने निरुपम के वकील को 1 सप्ताह के भीतर वकालतनामा दाखिल करने और 2 सप्ताह के भीतर औपचारिक जवाब जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। कानून के मुख्य प्रावधान हैं कॉग्निजेबल और गैर जमानती अपराध, ऑनलाइन मनी गेम चलाने या संबंधित वित्तीय लेन देन को गंभीर अपराध माना जाएगा। कठोर दंड, अपराधियों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। वित्तीय सुविधाओं पर रोक, बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को प्रतिबंधित खेलों से संबंधित लेन देन पर रोक लगानी होगी। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण, एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जो खेलों को पंजीकृत और वर्गीकृत करेगा। सरकार ने इस कानून को सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक बताया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि यह कानून अदालतों की जांच के दायरे में आएगा, क्योंकि भारतीय न्यायशास्त्र ने ऐतिहासिक रूप से कौशल और संयोग के खेलों में अंतर किया है। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.